हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, जैसा कि आपका एनसीईआरटी चल रहा था और क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर दी है और ये आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी चल रही है। आप सभी कमेंट कर रहे थे कि जो आपकी एनसीईआरटी है मैम उसकी प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो आपकी जो एनसीईआरटी है उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी हमने हिस्ट्री पढ़ाया है उसका हमने टोटल प्लेलिस्ट बना दिया। आप जाकर वहाँ से देखिएगा। अब जैसे ही क्लास 7 का कंप्लीट होता चलता है, एक दो वीडियो मैं इसका प्लेलिस्ट बनाते चलूँगी, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हमारे इसके पहले हमारा जो चल रहा था चैप्टर 1 चल रहा था आपका, ये क्लास 7 की एनसीईआरटी। तो चैप्टर का हम नाम आपको दिखा देना चाहते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, इसके पहले हमने वीडियो बनाई है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। एक बार हम आपको दिखा देते हैं। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो हमने ये सारा पढ़ लिया था। अब हम पहुँचे कहाँ थे हम उसको देख लेते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आपको कहे थे कि पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम पहुँचे थे कि भाषा तथा क्षेत्र के बारे में हमें पढ़ना था। तो देखिए, क्लास 6 7 8 आपको पढ़ना है। जो सीटेट के एसएसटी के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या ये किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, भाषा तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग 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 क्या है, भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, द्वार समुद्री मतलब दक्षिण कर्नाटक में ये बोली जाती है। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मअब्बारी तमिलनाडु में, गौड़ा बंगाल में, अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है कि जैसे अब पूछ दिया कि हिंदवी कहाँ पर बोली जाती है, तो आपको उत्तर में बताना होगा कि जो हिंदवी है वो आपके दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि तेलंगानी कहाँ बोली जाती है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। पूछ सकता है गुजरी कहाँ बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है। पूछ सकता है मबारी कहाँ बोली जाती है, तमिलनाडु में। तो इस तरीके से इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसे ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषा की एक सूची बनाइए और एक सूची में भाषाओं के नाम बनाइए। इसे छोड़ दीजिए, आपको नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया। अब आगे हम देखते हैं क्या है कि सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। जो इसी चैप्टर में अध्याय 7 है उसमें इसके बारे में, भाषा के बारे में, संस्कृति के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। देखिए, ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगलक जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। ये अपना साम्राज्य तो खड़ा कर लेते थे, लेकिन ये बहुत सारे जो ऐसे थे जो सफल नहीं हो पाते थे। अब आगे क्या है कि 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अब इसे हम कहाँ पढ़ेंगे, अध्याय 8 में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्र की प्रकृति बदल गई थी आपकी, और उन पर छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था। और उन राज्यों की बहुत सी बातें उस उपमहाद्वीप में अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों की विरासत से मिली थी। इस विरासत में क्या थी, मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो उन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। अब इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं आप बस इसको सुनते जाइएगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप वहाँ पर आंसर सही टिक कर सकते हैं। देखिए, सन 700 से लेकर 1750 के बीच के
हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे? पुराने और नए धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पुराने नए धर्म से जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। तो हम पढ़ते हैं पुराने और नए धर्म के बारे में। देखिए, इतिहास के जिन वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप क्या होता था? सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी आपका धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय को सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में परिवर्तन आता गया। ठीक, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं और मंदिरों का निर्माण, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। ये धर्म का बात हो गया आपका। अब धर्म से रिलेटेड कुछ और बातें हम देख लेते हैं। जैसे संस्कृत ग्रंथ के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, क्योंकि इन्हें संस्कृत का क्या था? ज्ञान था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरचनाओं का समर्थक होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया। अब आगे क्या होता है? अब इनका दबदबा बढ़ गया तो इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। देखिए, जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भक्ति काल है, तो उस भक्ति काल में अलग अलग सी चीज़ें हैं। वहाँ अमीर खुसरो को पढ़ेंगे तो आप हिंदी में भी पढ़ेंगे तो किस चीज़ इतिहास में पढ़ेंगे आप, ठीक है। जैसे जब साहित्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप बहुत सारे इतिहास अमीर खुसरो के द्वारा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी है। तो अभी इसी युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। तो जब हम अध्याय 6 पढ़ेंगे तो वहां पर हमें जानकारी मिलेगा। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो कुरान शरीफ था उसका संदेश भारत में सबसे पहले किसके जरिए पहुंचा? तो किसके जरिए पहुंचा? व्यापारी और आप्रवासी के जरिए पहुंचा। अब यहाँ पर क्या है? मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। पूछ सकता है कि मुसलमान किसको अपना धर्म ग्रंथ मानते थे? तो किसे? कुरान शरीफ को मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम देखिए जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों तथा अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो शिया थे वो क्या करते थे, जो सुन्नी थे इनके बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा। बस जब देखिए एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे ध्यान से, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो अब ये चीज़ें आपको याद आएंगी, तो वहाँ पर आप आंसर को सही कर जाएंगे। ठीक है, ये कहानी की तरह आप पढ़ लीजिए ताकि जब आप पढ़ें तो आपको आंसर बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर कर पाए आप सभी। ठीक है, अब देखिए जो खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर है। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब आगे हम देखते हैं समय और इतिहास की कालखंडों की पर विचार करते हैं। देखिए, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में
आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है। मतलब जो इतिहासकार हैं वो सिर्फ कैलेंडर को नहीं शो करते, घड़ी को नहीं शो करते, वो देखिए समय, सामाजिक, आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को वो झलकाते हैं, वो दिखलाते हैं कि विचार और विश्वास में कितना स्थायित्व आ रहा है आपके और कितना परिवर्तन आ रहा है। यदि अतीत समान विशेषता रखने वाले बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन, अब ये 3 में बांटा तो यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में उस महाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक, सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालकांडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल अपने जो इतिहास पढ़े थे, मतलब अपने पिछले साल जो इतिहास, मतलब क्लास 6 में, ये कहना चाहते हैं उसमें क्या था कि उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर। जब आप क्लास 6 पढ़ेंगे, हमने वहाँ पर पढ़ाया आपको एनसीईआरटी पूरा, तो वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी आपको। कृषि कर्मी, शहरों और गांव के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। मतलब क्लास 7 में जो पढ़े हैं उसे मध्यकालीन कहा जा रहा है। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार में जानकारी मिलेगी। आगे देखते हैं कि भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियों, 8वीं या 11वीं शताब्दियों में से काफी भीड़ थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना में प्राय आधुनिक काल से की जाती है। जो मध्यकाल की तुलना किससे की जाती है? आपके आधुनिक काल से। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर आपको। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़वादी था। मध्यकाल कैसा था आपका? रूढ़वादी था। और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। ठीक है, अब आता है कि इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में समाज में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्र की व्यवस्था तो इनकी समृद्ध हो गई थी और उनके यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक में पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्ह तथा इनकी सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें, जैसे जो क्लास 6 में पढ़ाया गया है। जहाँ भी संभव हो यह देखिए कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ कहाँ नहीं हुए हैं और अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर यह भी देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। आपको ये देखना है कि क्या बदला है, क्या वैसा ही रहा है, क्या चीजें किस तरीके से हैं। तो देखिए अब बाकी आपका खत्म हो गया। यहाँ पे हम आपको पॉइंट बताएंगे कि यहाँ से क्या क्या आप पॉइंट को याद करके मतलब जो पॉइंट है आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से जो जो आपको पॉइंट पढ़ना है उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता देते हैं। जैसे देखिए पांडुलिपि के बारे में आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पांडुलिपि का जो पॉइंट पढ़ा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जाति के बारे में जो पढ़ा है उसे नोट डाउन करिएगा। क्षेत्र के बारे में और काल विभाजन, ये इसमें से 4 पॉइंट है जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। इसी 4 पॉइंट से आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम अगला नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर करने के बाद जैसे ही हमारी एनसीईआरटी अगर खत्म हो जाती है तो ये जो क्वेश्चन आंसर आपके दिए गए हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आपके सीटेड में डायरेक्ट उठाकर दे दिए जाते हैं। अगर टाइम बचा तो हम उसे भी आपको पढ़ा देंगे। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी और वीडियो को शेयर भी किया करिए आप सभी और प्लीज़ लाइक भी किया करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो अब ये 7 की जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है, क्लास 8 की हम आपको क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ा देंगे। और उसके बाद जैसा कि हमने आपको कहा है कि एनसीईआरटी जैसे ही ख़त्म हुई और बीच बीच में हम आपको क्वेश्चन भी करा रहे हैं
एनसीईआरटी खत्म हुई तो हम क्वेश्चन भी आपको पूरा जितना प्रीवियस ईयर आया हुआ है उसे करा देंगे। बस इतने में आपका काम हो जाएगा।